सो हाय गाइस, दिस इज योर करली भैया और आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिमांड सप्लाई का। मैंने पहले आपके ग्रुप पे वीडियो सेंड कर दी है। ये जो डिमांड वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिमांड और सप्लाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले वो डिमांड की बात करते हैं, मैं बहुत जल्दी और ईजी वे में इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर डिमांड होता क्या है, देखो समझो ध्यान से। तो डिमांड यानी मांग। मांग क्या होता है? तो किसी भी देश में एक निश्चित समयावधि पर, किसी भी देश के अंदर एक निश्चित समयावधि में उस देश के नागरिकों के द्वारा वस्तु को दिए गए कीमत पर खरीदने की इच्छा रखना और अंत में उसे खरीद लेना ही क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। जैसे कि मान के चलो मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं एक देश के नागरिक के तौर पर किसी वस्तु की दिए गए कीमत पर उसे खरीदने की इच्छा रखता हूं और अंत में मैं उसे खरीद लेता हूं, तो क्या कहलाती है? मांग। समझ चीज? तो मांग का मतलब क्या है कि एक देश के वासियों के द्वारा किसी देश में निश्चित समय के अंदर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना और अंत में उसे खरीद लेना ही क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। यानी कि एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द विलिंग ऑफ परचेज the commodity at its given price by the citizen of a particular country, that is known as our demand। समझ में आ गया ये चीज? समझ में आ गया तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना इसको, ठीक है। समझिए मांग की परिभाषा क्या होती है। ना अगर हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होता है हमारे पास, देखो सुनो ध्यान से। एक होता है मांग की मात्रा। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु की इकाई की जितनी मात्रा हमने मांग की है, मांग का मतलब क्या था? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना और अंत में उसे खरीद लेना ही क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। तो मांग की मात्रा क्या है? तो मुझे इसको खरीदने की बहुत इच्छा है और मैंने इसको 5 यूनिट खरीद लिया, तो इसकी मांग की मात्रा कितनी हो गई? 5 यूनिट हो गई, ठीक है भाई। यानी कि द डिमांड ऑफ द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ना अगर बात करें तो वही है, और जिस प्राइस पर मैंने इसे खरीद लिया, मान के चलो इसकी प्राइस है 5 रुपए, तो ये मांग की कीमत कहलाती है। क्या कहलाती है? मांग की कीमत कहलाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो याद रखना, मांग का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित समय के अंदर उस देश के नागरिकों के द्वारा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना और अंत में उसे खरीद लेना ही क्या कहलाता है? मांग कहलाता है, डिमांड कहलाता है, ठीक है। और डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मांग की मात्रा क्या कहती है कि जिस वस्तु को मैं खरीदने की इच्छा रखता था, मैंने उसकी कितनी यूनिट परचेज की है, दैट इज नोन एज देयर क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और जिस कीमत पर मैंने इसे खरीदा है वो कहलाती है इसकी मांग की कीमत। क्या कहलाती है? मांग की कीमत। ओके। नाउ अगर बात करें, महाशिवरात्रि के गाने जो हैं, बार बार जो झांकियां चल रही है ना, बस साउंड इसी गा रहा होगा। अगला, अब मांग अनुसूची क्या होती है? डिमांड स्केड्यूल। मैंने सप्लाई स्केड्यूल में भी बता रखा है। देखो, सप्लाई स्केड्यूल और डिमांड स्केड्यूल, सप्लाई और डिमांड एक ही जैसा चैप्टर है बुआ। मांग सप्लाई दोनों, पूर्ति और मांग दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। तो मांग अनुसूची क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, व्हेन वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल। जब हम वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत का संबंध तालिका के द्वारा दर्शाते हैं तो ये मांग अनुसूची कहलाते हैं। समझ में आया भाई? जब वस्तु की मांग और कीमत का संबंध विद द हेल्प ऑफ टेबल शो करते हैं तो यही हमारा कहलाता है डिमांड स्केड्यूल। समझ में आ गया चीज? और आपको पता होना चाहिए कि कीमत और डिमांड में कैसा रिलेशन है? तो नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। समझ आया भाई? आ गया? नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, कीमत पहले 10 था तो मैं 2 खरीदता था, कीमत 8 हो गया, कम हो गया तो मैंने ज्यादा कर दिया, कीमत और कम हुआ तो और ज्यादा कर दिया, ठीक है। कीमत कम होते ही मैं ज्यादा डिमांड करता हूं, बट सप्लाई में उल्टा चलता है, याद रखना, ठीक है। तो when we show the relation between demand and the price with the help of table, that is known as our demand schedule। जब मैं मांग की मात्रा और कीमत का संबंध तालिका द्वारा दर्शाऊंगा तो ये कहलाएगा मेरा मांग अनुसूची। और इसीलिए हम कहते हैं कि डिमांड स्केड्यूल कितने प्रकार का होता है? तो डिमांड स्केड्यूल होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। तो याद रखना, एक से, अब देखो, अब 2 प्रकार में भी कौन सा है हमारे पास? तो एक होता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और दूसरा होता है मार्केट मांग अनुसूची यानी कि बाजार मांग अनुसूची, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो सिंपल सी बात है, जब केवल एक ही वस्तु का प्राइस और एक ही वस्तु के डिमांड का रिलेशन आप विद द हेल्प ऑफ टेबल शो करते हो, एक ही वस्तु का, तो वो कहलाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। बट जब एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पर देखो px वस्तु x की कीमत, dx वस्तु x की डिमांड, एक ही वस्तु का शो कर रहा हूं ना, तो ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत डिमांड स्केड्यूल यानी कि इंडिविजुअल। बट जब हम एक से ज्यादा वस्तु जैसे px dx py dy
दोनों का संबंध शो करते हैं, मोर देन वन कमोडिटी कि डिमांड और प्राइस का संबंध शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो ये कहलाएगा मेरा बाजार मांग अनुसूची। इज दैट क्लियर मानसी? ठीक है, अगला अब देखो बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम ग्राफ की सहायता से वस्तु की कीमत और मांग का संबंध, तो जब वस्तु की मांग की कीमत और मांग का संबंध तालिका द्वारा दर्शाते हो तो वो कहलाता है मांग अनुसूची। और वहीं पर जब आप इसे शो करते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ये कहलाता है आपका डिमांड कर्व। और याद रखना डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो देखो प्राइस पहले 10 था तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की? 2 की। अब प्राइस घट के 5 हो गया, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़े, घट करके घटा तो प्राइस क्वांटिटी बढ़ गई ना, कितने से बढ़ गई? 2 से 4 हो गया। ठीक है, दोनों में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। और याद रखना ये भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि बउआ ये था 2 प्रकार का, तो ये भी 2 प्रकार का है, वही इंडिविजुअल वही मार्केट, यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। जब एक को शो करोगे, एक का संबंध ग्राफ के द्वारा, तो व्यक्तिगत है, और जब आप एक से ज्यादा ग्राफ को शो कर दोगे तो वो कहलाएगा मार्केट वाला। इज दैट क्लियर माय बॉय? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मांग फलन, मेजर क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना अगर आपसे पूछता है कि मांग फलन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन, तो मैं कहूंगा कि मांग और मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बीच जो संबंध होता है इसी को हम कहते हैं मांग फलन, डिमांड फंक्शन। ठीक है, आया? क्लियर हुआ? याद रखना महादेव जी, देखो सुनो, कहते हैं क्या कि जब भी मैं मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का संबंध विद द कारकों में संबंध बताता हूं बस केवल, याद रखना मांग फलन क्या होता है, तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बीच कैसा संबंध है इसी को हम कहते हैं मांग फलन। समझ में आया? समझ में आया? अनु, तान्या, सबको, रुपेश? ठीक है, समझ आए? तो याद रखना, तो मांग फलन क्या होता है हमारे पास, तो जब मैं मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो संबंध है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, दैट इज नोन एज आवर डिमांड फंक्शन। नोट कर लेना, लिखानी परिभाषा पर मेरी वीडियो को सुन के समझ सकते हो। ठीक है, नाउ बात करते हैं तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसको सिर्फ ऐसे पूछ सकता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे भैया बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6। जैसे PX यानी वस्तु की प्राइस इफेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही N मतलब होता है पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन हो गया और यहाँ नेगेटिव था। वही टेस्ट, टी से टेस्ट यानी स्वाद, अगर मान के चलो मेरा किसी वस्तु के प्रति स्वाद आ जाए, ठीक है, तो चाहे वो 1 लाख की क्यों ना हो जाए, मैं तो खरीदूंगा ना। तो याद रखना स्वाद बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाती है, स्वाद घटते ही डिमांड कम हो जाती है। एक्सपेक्टेशन, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, कीमतों का संभावना। अगर आपको लगता है कि कल को उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आज आप उसकी डिमांड कर दोगे। तो याद रखना अगर आपको लगता है कल को कीमत एक्सपेक्टेड है, बढ़ने वाली है, तो आज आप डिमांड बढ़ा दोगे क्योंकि कल वो महंगी हो जाएगी और आज आपको वो सस्ती पड़ रही है। ठीक है, नाउ बात करते हैं वाई यानी कि इनकम। सिंपल सी बात है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा चीज खरीदोगे, नहीं बढ़ेगी तो कम चीज। डायरेक्ट रिलेशन, कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। संबंधित वस्तु में क्वेश्चन पूछ सकता है, संबंधित वस्तु किस प्रकार से, रिलेटेड गुड्स किस प्रकार से डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे भैया संबंधित वस्तु भी जो रिलेटेड गुड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पूरक वस्तु, एक होता है आपका प्रतिस्थापन वस्तु, सप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूशन गुड्स। पूरक वस्तु कौन से होते हैं? पूरक वस्तु या आपके सप्लीमेंट गुड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेट्रोल और कार, पेट्रोल और कार, ताला चाबी एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अब मान के चलो मैंने आपसे कहा कि ताले का कीमत मैं 20,000 कर दूं, तो क्या आप ताला खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो जब आप ताला ही नहीं खरीदोगे तो क्या चाबी को लेके हाथ पे घुमा के कृष्ण जी बनोगे क्या? नहीं ना। तो याद रखना वही चीज कह रहा है कि पूरक वस्तु में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन है। ताले का कीमत बढ़ा, तो आपने क्या किया?
ताले का कीमत बढ़ते ही आपने क्या कर दिया, ताले का कीमत बढ़ने से ताले की मांग खत्म हो जाएगी, तो आप चाबी का भी डिमांड कम कर दोगे। तो याद रखना, ये ऐसा चीज होता है हमारे पास सप्लीमेंट गुड्स में कि अगर एक का कीमत बढ़ता है तो आप दूसरे का जो डिमांड है वो कम कर देते हो। क्या कर देते हो? कम कर देते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया। रिलेटेड गुड्स में पहला था पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु में क्या है हमारे पास कि कार का कीमत बढ़ेगा तो मैं पेट्रोल की डिमांड कम कर दूंगा, कार का कीमत बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम कर दूंगा। पूरक वस्तु वो होती है जो एक साथ चलती है। वहीं सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सा होता है? प्रतिस्थापक वस्तु कौन सी होती है? तो एक के स्थान पे दूसरा, एक के स्थान पर दूसरा। चाय के स्थान पे कॉफी, चाय के स्थान पे कॉफी। कल को चाय महंगी हो जाए, चाय का प्राइस बढ़ जाए तो मैं कहां चला जाऊंगा? कॉफी पीने। तो चाय का प्राइस बढ़ते ही कॉफी का डिमांड बढ़ गया। देखो, सब्स्टिट्यूशन वाले में पॉजिटिव रिलेशन है, चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। बट रिलेटेड वाले में क्या था, सॉरी सप्लीमेंट वाले में क्या था कि कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो गया। समझे? तो जो आपका सप्लीमेंट है ये उल्टा चलता है। जैसे ताला की कीमत बढ़ी तो चाबी की डिमांड कम हो गई, बट जो सब्स्टिट्यूट है एक के स्थान पे दूसरा, चाय का कीमत बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोग चाय वाले लोग कहां चले जाएंगे? कॉफी की तरफ चलाएंगे। समझ में आया भाई? समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लेना एक बार इसको। अगला जो होता है हमारे पास, अगला टॉपिक होता है वो होता है मांग का नियम। क्या होता है? मांग का नियम। तो आपने अभी देखा, आवाज आ रही होगी क्योंकि बाहर ना आवाज वो झांकियां चल रही है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया मांग फलन क्या है कि मांग को तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में कैसा रिलेशन है, इसी को हम कहते हैं मांग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। तो याद रखना, मांग को कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं ना, बट मांग का नियम क्या कहता है? तो मांग का नियम कहता है क्या बहुआ कि जब मांग को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर जैसे पॉपुलेशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स का रिलेशन, ये सब स्थिर रहे, इसमें कोई चेंज ना आए, ये सब स्थिर रहे, इसमें कोई चेंज ना आए, केवल चेंज किसमें आए? प्राइस में। तो याद रखना, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब मांग को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे, उनमें कोई चेंज ना आए, केवल चेंज किसमें आए? प्राइस में। तो उस टाइम अगर प्राइस में चेंज आने से डिमांड बढ़े या घटे, उसी को हम कहते हैं मांग का नियम। यानी बेसिकली मांग का नियम जो है वो प्राइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राइस से। इस नियम के अनुसार मांग को प्रभावित करने वाले अदर कारक में कोई परिवर्तन आए, केवल परिवर्तन किसमें हो? कीमत में। और कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांग बढ़े या घटे तो उसी को, हमें पता है कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घट जाती है और कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी वही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द अदर फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड रिमेन कांस्टेंट but the demand increase or decrease due to the change in price, इसी को हम कहते हैं डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नाउ अगला, अब बात करते हैं एक्सेप्शन, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। बट मैं इससे पहले आपको ये वाला बताना चाहूंगा, सॉरी, ये वाला। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है ना, आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, मान्यताएं क्या है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अदर कारक में कोई चेंज आए, केवल चेंज किसमें आए? आपका केवल चेंज किसमें आए? प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब होता है मान्यता। क्या होता है? मान्यता। किसके? लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम की क्या क्या मान्यता है। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। पहला वो लिख दो कि प्राइस में चेंज आए, केवल प्राइस में चेंज किसमें आए? केवल प्राइस में चेंज आए। और बाकी जितने भी आप लिखा है ना, 5 नंबर आपको चाहिए तो 5 नंबर फ्री में, आप बस ये लिख दो कि पॉपुलेशन स्थिर रहे, टेस्ट स्थिर रहे, प्राइस एक्सपेक्टेशन स्थिर रहे, वाई स्थिर रहे, मतलब इनकम स्थिर रहे। तो बाकी बस इन्हीं सबको लिख दो कि आपका पॉपुलेशन स्थिर रहे, पॉपुलेशन में कोई चेंज ना आए। तीसरा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि अदर फैक्टर में कोई चेंज ना आए, तो आपका पॉपुलेशन स्थिर रहे, इनकम में कोई चेंज ना आए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास क्या? रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज ना आए, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, यही होता है आपका एजम्पशन। ओके, ना हम बात करते हैं, हाँ,
अब हम बात करते हैं क्या, एक्सेप्शन, कि मांग का नियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांग के नियम के अपवाद बताइए, किस किस जगह आकर मांग का नियम फेल हो जाता है। मांग का नियम फेल होने का मतलब आप समझते हो कि मांग का नियम क्या कह रहा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था कि जब केवल प्राइस में चेंज आने से डिमांड बढ़े या घटे, और हम सब जानते हैं प्राइस में चेंज आने का मतलब क्या, प्राइस घटे डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े डिमांड घटे, यही होता है ना। बट कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर ये नियम फेल हो जाता है। आप देखोगे कि प्राइस घट रही है बट हम फिर भी उसकी डिमांड नहीं कर रहे। कहां कहां ऐसा केस है, तो ये होता है, पहला होता है गिफ्ट इन गुड्स। क्या होते हैं, गिफ्ट इन गुड्स। एक्सेप्शन अपवाद का मतलब होता है जहां पर मांग का नियम फेल हो जाता है। जैसे गिफ्ट इन गुड्स, गिफ्ट इन वस्तु कौन सी होती है, ये हाई क्वालिटी की घटिया वस्तु है, टॉप लेवल की पुअर गुड्स है। अब ऐसी वस्तु जैसे कि मान के चलो हम लोग रात में बाजार जाएंगे, 10 बजे हम लोग बाजार जाते हैं, बहुत लेट कभी कभी मम्मी भेज दे, तो उसमें अगर मैं देखूंगा ना तो वहां पर ना एक औरत बैठी है, वो 5 रुपए का इतना सारा बैगन लेकर बैठी है, और उन सभी बैगन में क्या लगा हुआ है, 6 दो रखे हैं। वो मुझे कह रहा है 5 रुपए में ले जाओ, पर मुझे पता अगर मैं 5 रुपए घर पे लेकर गया तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सुनाएंगी, कूट देंगी, बहुत मारेंगी। तो ऐसे लिए मैं उस बैगन को नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो बहुत घटिया वस्तु है, रेट तो कम है, 5 रुपए में इतने सारे, बट मैं फिर भी क्या उसकी डिमांड कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो मांग का नियम तो फेल हो गया। पर मांग का नियम तो क्या कहता था, कीमत कम हो तो डिमांड बढ़ा दो, बट यहां तो मांग का नियम फेल हो जाता है। ठीक है। दूसरा होता है गैर जागरूक, यानी कि नॉन अवेयरनेस। कई बार ऐसा होता है ना, जब उपभोक्ता कीमत के प्रति जागरूक ही नहीं होता। कई बार अरे मैं गया किसी में, मुझे पता नहीं था कि वहां पर कितना वो है, मान के चलो मैं जो है कि अपने दोस्त यारों के साथ गया और मुझे उनके सामने अपना रुतबा दिखाना है, अरे मैं तो बहुत अमीर हूँ भाई, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। उनको लेकर गया मैं, अब उनके सामने मैंने कहा अरे भाई सस्ती चीज क्या दिखा रहा हो, महंगी चीज दिखाओ। तो जो महंगी चीज होगी मैं उसकी ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ। सर ये चीज महंगी चीज डिमांड ज्यादा है तो गलत हो गया, महंगी चीज पे तो डिमांड कम होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं नॉन अवेयर हूँ। ठीक है। अगला होता है लग्जरी आइटम। क्या होता है आपका, लग्जरी आइटम, जिसे हम विलासिता की वस्तु कहते हैं। अब आपको पता है लग्जरी आइटम तो महंगे ही होते हैं, आईफोन, कार, एसी, ये सब महंगे होते हैं। क्या पर इनकी डिमांड कम हो गई, नहीं, महंगे हैं फिर भी डिमांड ज्यादा है, महंगे हैं फिर भी डिमांड ज्यादा है। मांग का नियम यहाँ पर भी फेल हो गया। और एक होता है समाप्ति की आशंका, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कल को कोई चीज समाप्त हो जाएगी, कल को कोई चीज समाप्त हो जाएगी, तो आज भले उसकी कीमत कितनी भी ज्यादा है फिर भी आप उसकी डिमांड करोगे, आज की कीमत कितनी भी ज्यादा है फिर भी आप उसकी डिमांड करोगे। और एक होता है आपका लत, समझ गए चीज, लत, इस पे आपकी लत लग गई, लत लग गई तो कीमत कितनी ज्यादा फिर आप उसको खरीदोगे। ठीक है। तो ये चीज आ रहा है जहां पर मांग का नियम फेल हो जाता है। ओके ओके ओके। और अगला, अब मैं जो चीज बता रहा हूं ना बुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौत और जिंदगी का फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा हम एक बार समझ लेते हैं। देखो दो चीज होता है, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र पर खिसकाओ, शिफ्ट हो जा, खिसक जा। शिफ्टिंग यानी खिसकाओ, मूवमेंट यानी कि संचलन, मूवमेंट यानी कि संचलन। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ये दो चीज होता है, दोनों में अंतर अलग अलग तरीके से पूछेगा कि बच्चा सर नोच नोच के मर जाए वहीं पर बता रहा हूं मैं, हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र पर खिसकाओ, और मूवमेंट इन डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र पर संचलन। देखो दोनों में क्या अंतर है, इसी को याद है ना। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व को हम मांग में परिवर्तन भी कहते हैं। अरे भैया शादी में ले जा रहे हो, बारात क्या करने जा रहे हो भाई तुम लोग, देखो सुनो, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व यानी कि भाई मांग वक्र पर खिसकाव को हम कहते हैं मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। ठीक है। और वही मूवमेंट इन डिमांड कर्व को हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब आप कैसे समझ सकते हो दोनों में अंतर, आप भूल जाओ कभी। देखो शिफ्ट छोटा सा वर्ड है, शिफ्टिंग, शिफ्ट छोटा है, मूवमेंट बड़ा वर्ड है। तो जो है मूवमेंट बड़ा शब्द तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। संचलन को हम कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। वहीं पर जो आपका शिफ्टिंग होता है, खिसकाव, तो इसका मतलब होता है चेंज इन डिमांड। क्या होता है, चेंज इन डिमांड। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखो चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग कब होता है, जब अन्य कारकों में, ये चेंज का सिंबल है, जब अन्य कारकों में चेंज हो बट प्राइस स्थिर रहे, जब अन्य कारकों में चेंज हो प्राइस स्थिर रहे, जब अन्य कारकों में चेंज हो, जब आपका अन्य कारक में चेंज हो, ये आपके अन्य फैक्टर है ना, ये वाले, जब इनमें चेंज हो
प्राइस में कोई चेंज ना हो तो वो कहलाता है हमारा चेंज इन डिमांड। वो क्या कहलाता है हमारा चेंज इन डिमांड। क्या कहलाता है चेंज इन डिमांड। तो यानी आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन डिमांड जो है ना ये लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा है, लॉ ऑफ डिमांड का नहीं है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है याद रखना। तो याद रखना शिफ्टिंग इन डिमांड कर मांग वक्र में खिसकाव क्या होता है, या अगर आपसे पूछे कि मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड क्या होता है तो आप ये कह सकते हो कि मांग में परिवर्तन या चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग इन डिमांड या मांग में खिसकाव, इसका मतलब है कि जब अन्य कारक में परिवर्तन हो और कीमत में कोई चेंज ना हो, अन्य कारक में परिवर्तन हो, अदर फैक्टर में चेंज आए, कीमत कांस्टेंट रहे, उस समय अगर मेरा मांग बढ़े या घटे तो उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन या शिफ्टिंग इन डिमांड या मांग में खिसकाव या फिर चेंज इन डिमांड। आ गया मांग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि अदर फैक्टर में चेंज आए, प्राइस में कोई चेंज ना आए, तो उसको हम तब अगर मेरा मांग बढ़े या घटे तो उसी को हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। तो याद रखना दो तरीके होते हैं, मांग में बढ़ रहा है तो उसे इंक्रीज कहते हैं, घट रहा है तो उसे डिक्रीज यानी कमी, वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी। तो याद रखना मांग में वृद्धि कब होती है। देखो मैंने अभी आपको ग्राफ समझाया यहाँ से, वो ग्राफ समझाया यहाँ से, ये क्वांटिटी है मेरी, पहले क्वांटिटी 2 अब क्वांटिटी हो गई है 4, पहले थी 2 अब हो गई है 4। ठीक है, प्राइस था 5। देखो मैंने कहा प्राइस यहाँ पे कोई चेंज नहीं करता, जब अन्य कारक में चेंज हो प्राइस स्थिर है। कल प्राइस देखो मेरा कल प्राइस 5 था तो मैं डिमांड कर रहा था 2 यूनिट की, आज मेरा प्राइस 5 है, मैं फिर भी कितने की डिमांड कर रहा हूँ 4 की। प्राइस तो पहले देखो पहले ऐसा था डिमांड कर और अब ऐसा हो गया मेरा, यानी बढ़ गया ना, तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग यानी इंक्रीज। तो ये देखो यहाँ पर कीमत में कोई चेंज नहीं आया, कल 5 रुपए की कीमत थी, मैं 2 यूनिट की डिमांड करता था, आज 5 रुपए की कीमत है, मैं 4 यूनिट की डिमांड कर रहा हूँ। मतलब मैं प्राइस में चेंज नहीं आ रहा फिर भी डिमांड बढ़ा रहा हूँ भाई, यानी कि मेरा इनकम बढ़ गया हो सकता है भविष्य में प्राइस बढ़ने की संभावना हो, अदर फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसे इंक्रीज कहते हैं, वहीं इसका उल्टा हो जाएगा। देखो कि मान के चलो कल प्राइस 5 था तो मैं डिमांड करता था 6 यूनिट का और अब मैं कर रहा हूँ 3 का, हो सकता है मेरी इनकम कम हो गई हो। तो याद रखना ये चीज, याद रखना अगर आपसे पूछे कलर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांग में वृद्धि क्या होती है, तो मैं कहूंगा कि मांग में वृद्धि का मतलब है कि पहले पूछेगा आपसे कि मांग में वृद्धि क्या है, तो हम कहेंगे कि मांग में वृद्धि जो है या इंक्रीज इन डिमांड जो है वो शिफ्टिंग इन डिमांड कर मांग वक्र में खिसकाव का ही एक भाग है, जिसे हम मांग में परिवर्तन भी कहते हैं। और ये तब होता है जब अन्य कारक में कोई परिवर्तन ना हो बट केवल किसमें परिवर्तन हो, कीमत में। तो मांग वृद्धि कब होती है कि अन्य कारक में परिवर्तन हो बट कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये इसमें होता है हमारे पास कि कल को कीमत हमारी 5 थी, ग्राफ बना के शो कर देना, कल को कीमत 5 थी, मैं तभी डिमांड करता था 2 यूनिट की, और आज मेरी 5 है, आज मेरी कीमत 5 है, मैं अब डिमांड कर रहा हूं 4 की, तो कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ फिर मेरा मांग बढ़ गया, इसे हम कहते हैं इंक्रीज, और वही उल्टा बता देना डिक्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे साइड पर। अब ये पल्ला क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि भैया देखो मूवमेंट इन डिमांड कर्व, क्या कह रहा है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र पर संचलन, इसे हम कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो इसमें देखो अदर फैक्टर में चेंज था, प्राइस में कोई नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये मांग का नियम है। अदर फैक्टर में कोई चेंज ना हो, केवल चेंज किसमें हो, प्राइस में, केवल चेंज किसमें हो, प्राइस में। इसमें प्राइस में चेंज होता है, इसमें प्राइस में चेंज होने से अगर मांग में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, मांग वक्र पर संचलन या फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन। प्राइस में चेंज होगा, कीमत में कोई भी चेंज, सॉरी फिर समझना बुआ, अच्छे से बता रहा हूं, प्लीज चिल्ला नहीं रहा हूं मैं, बाहर आवाज तेज आ रही है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं, फिर समझ लो एक बार आप। शिफ्टिंग डिमांड कब होता है, जब प्राइस में चेंज नहीं होता, अदर फैक्टर में चेंज हो, प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, कल भी 5 आज भी 5, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 4। बट इसमें क्या होता है, मूवमेंट वाले में क्या होता है, संचलन में क्या होता है कि इसमें अदर फैक्टर में चेंज नहीं होता, केवल चीज किसमें होगा, प्राइस में, केवल चीज किसमें होगा, प्राइस में। याद करो लॉ ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता, केवल प्राइस में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का ये हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज होती है, विस्तार एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन। देखो विस्तार और वृद्धि में अंतर पूछ सकता है, याद रखना, विस्तार और वृद्धि में, विस्तार का मतलब भी बढ़ना होता है, वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है, बट वृद्धि कब होती है, जब कीमत में चेंज नहीं होता फिर भी डिमांड बढ़ रही है, बट इसमें क्या होगा, कीमत में चेंज होगा। देखो पहले कीमत था आपका 10, आप क्वांटिटी करते थे 5 की, अब कीमत घटा 5 हो गया, कीमत में चेंज आ गया ना, यहाँ पर क्या कीमत में चेंज हुआ था, नहीं, तो कीमत में चेंज होकर के हो गया 5, घट के 5 हो गया, तो कीमत जैसे ही घटती है तो मैं डिमांड बढ़ा देता हूं। तो ये होता है मेरा मांग वक्र पर विस्तार। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया चीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगला देखेंगे इसी तरह संकुचन क्या होता है,
कि देखो कल को मेरा प्राइस था 5, मैं डिमांड कर रहा था 10 की, अब प्राइस बढ़ गया तो प्राइस के बढ़ते ही मैं डिमांड जो है घटा देता हूं ना। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ संकुचन और कमी में क्या अंतर है, तो मैं कहूंगा कि संकुचन या जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो है ये किसका पार्ट है, ये मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र पर संचलन का भाग है। इसे हम मांग की मात्रा में परिवर्तन भी कहते हैं। ये कब होता है, जब अदर फैक्टर में कोई चेंज ना आए, केवल चेंज किसमें आए, कीमत में। तब तो जब कीमत में बढ़ने से अगर मांग में कमी आ रही है तो उसे मैं कहता हूं संकुचन। बट मांग में कमी कब होती है, तो ये जो है हमारा शिफ्टिंग इन डिमांड का पार्ट है, यानी मांग वक्त पे किसका का पार्ट है, इसे मैं चेंज इन डिमांड या मांग में परिवर्तन भी कहता हूं। ये तब होता है जब अदर फैक्टर में चेंज आए, प्राइस में कोई चेंज ना आए। ओके ओके ओके, ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अगला टॉपिक, इसको नोट कर लेना अच्छे से प्लीज, बस 2 पेज और रह गया, 2 पेज और। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देखो ध्यान समझना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी कि मांग की लोच क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड हैपेंस ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, यही है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच क्या कहती है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया, दैट इज आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके ओके ओके। ना अगला अगर हम बात करते हैं तो ईडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, माइनस में, अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि भाई मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इतना है और मांग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इतना है, तो आप ये लगा देना डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है ना, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन में यहाँ लेता हूँ, आपसे कहेगा क्या कि भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आपको दे रखा है 8% का, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको दे रखा है, क्वांटिटी आपको दे रखा है 10% का। तो डायरेक्ट ये फॉर्म लगा दूंगा, क्या, ईडी इज इक्वल टू में माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 10, बटे में कीमत प्रतिशत परिवर्तन कितना है 8, भाग कर दो, आ जाएगा आपका 1.25 ऐसा, ठीक है। सर ये चीज, तो अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला एक टू डेफिनेशन तो ये है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आने से मांग में कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी ईडी इज इक्वल टू माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले को ना, ये जो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, चेंज इन क्यू बटे में Q1 मल्टीप्लाई में 100, चेंज इन Q बटे में Q1 मल्टीप्लाई में 100। ये जो Q1 है वो आपके पहले वाली क्वांटिटी होती है, और ऐसे परसेंटेज इन प्राइस को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन P बटे में P1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। और इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, चेंज इन Q बटे में Q1 को चाहे आप तो Q भी लिख दो, Q1, और ये पलट जाएगा ना, जब बटे नीचे बढ़ा तो पलट जाती है संख्या, P1 ऊपर आ जाएगा और चेंज इन P नीचे आ जाएगा। और सही से लिखोगे तो आप इसको चेंज इन Q बटे में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P1 बटे में Q1। अब याद रखना चेंज इन Q कैसे निकलता है हमारे पास, तो जैसे कि मान के चलो आपको Q2 माइनस Q1, बाद वाली क्वांटिटी में से पहली वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, P2 चेंज इन P क्या होता है, P2 माइनस P1, यानी बाद वाली प्राइस में से पहली वाला प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। अगला अगर बात करें, जैसे इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसके बेस पे जो क्वेश्चन होता है आपका, वो मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा। ये इसके बेस पे जो क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो आपसे कहेगा कि किसी एक वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई है, 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गए, तो उसकी मांग 40 यूनिट से घटकर, कीमत बढ़ती है तो मांग क्वांटिटी घट जाती है ना, 20 यूनिट हो गई है। तो बताओ भाई, ये तो हमें पता है, पहले हम निकालते हैं चेंज इन क्यू। तो चेंज इन क्यू क्या होता है, पहले वाली क्वांटिटी, सॉरी Q2 मतलब बाद वाली क्वांटिटी 20, तो बाद वाली क्वांटिटी कितना है 20, माइनस में पहले वाली क्वांटिटी 40, Q2 माइनस Q1, तो कितना जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा ये। और ऐसे चेंज इन P आप निकालोगे,
तो बाद वाला प्राइस P2 बाद वाला प्राइस यानी 20 और पहले वाला प्राइस कितना था 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 में 10 गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब फॉर्मूले पुट कर दो तो चेंज इन क्यू कितना है हमारे पास, तो माइनस तो लगता ही यार, माइनस लगता ही है। चेंज इन क्यू कितना है माइनस का 20 बटे में चेंज इन पी कितना है माइनस का 10 इंटू में पी बटा क्यू, पी मतलब P1 और Q1, तो P1 कितना है हमारे पास पहले वाला 10 और पहले वाला 40, पहले वाली क्वांटिटी 40, ठीक है। तो यह चीज माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी एक माइनस बची जाएगा, याद रखना 10 से 10 कट गया 20 में 40, मतलब वो 1/2 माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। इसको समझना थोड़ा समझ ही करना, ठीक है। नाउ एक अगला होता है हमारे पास मांग की लोच के प्रकार, ये पूछता है आपसे मांग की लोच के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। तो याद रखना मांग की लोच के 1 2 3 4 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है ED इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल टू 1 जिसे हम कहते हैं इकाई की लोच। क्या बोलते हैं इकाई की लोच, क्या बोलते हैं इकाई की लोच। तो याद रखना देखो ये इसको हम यूनिटरी भी कह सकते हैं, यूनिटरी डिमांड इलास्टिक यानी कि इकाई की लोच, जिसका आंसर ED का आंसर हमेशा 1 आएगा। ED निकालते हैं ना इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED, तो ED का आंसर हमेशा इसमें क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा अगर आपसे पूछे कि ED के आगे जो सिंबल होता है वो माइनस का क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है नेगेटिव है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है नेगेटिव है, इसीलिए ED की जो वैल्यू होती है वो आगे माइनस में रहती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो पहला ED इक्वल टू 1 यानी कि इकाई की लोच। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ PX है यहाँ QX है, पहले PX था 100 अब हो गया 200, तो QX था 20 और अब हो गया 40, तो इसमें कितने का चेंज आया 100 से 200 यानी पूरा 100% का चेंज है ना इसमें, 100 से 200 सीधे 100% का, क्योंकि 100 में 100 और बढ़ गया तो 100% का चेंज आया। बट इसमें कितना चेंज आया, इसमें भी 100% का आया ना 20 से 40, क्योंकि 20 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 40 आएगा। यहाँ भी 100% का चेंज है, परसेंट का चेंज मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो पहले था 100 और अब हो गया 200, तो 100 में कितना जोड़ा कि 200 हो गया, 100 ही जोड़ा ना, यानी पूरा 100% जोड़ दिया हमने इसके अंदर। और ये भी पहले 20 था और अब हो गया 40, तो 20 में कितना परसेंट जोड़ा 20 में 20 और जोड़ दिया ना, मतलब मैंने पूरा नंबर ही जोड़ दिया। तो यानी यहाँ पर भी 100% का चेंज है, यहाँ पर भी 100% का चेंज है, मतलब तो इसको हम कहते हैं इकाई की लोच। क्या बोलते हैं इकाई की लोच। समझ में आया मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, देखो शांत समझा करनी है तो बता रहा हूँ। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये है PX ये है QX, ये है मान के चलो 10, अब ये हो गया 20, ये है आपका 40 तो ये हो गया 80। कितने परसेंट का चेंज आया, यहाँ भी 10 था तो 10 में 10 जोड़ूंगा तभी तो 20 आएगा ना, यानी पूरा 100% से इसे बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ 40 है यहाँ 80 है, तो 40 में 40 जोड़ूंगा तभी तो 80 आएगा ना, यानी मैं पूरा 100% 40 का 40 जोड़ दे रहा हूँ, 100% जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 100% चेंज है, यहाँ पर भी 100% चेंज है। तो जब भी प्राइस और क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज है दोनों बराबर होते हैं, तो याद रखना वहां पर जो आपकी जो ED का आंसर होगा 1 होगा। कैसे, तो देखो याद रखना मतलब वही कह रहा है जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसके बराबर हो, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज का सिंबल चेंज के, और इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है 45 डिग्री पे। कैसा बनता है 45 डिग्री पे, ठीक है। और ED का आंसर हमेशा 1 आता है। सेकेंड होता है हमारे पास पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। अब जो पूर्णतः लोचदार में क्या होता है, इसमें ना ED का जो आंसर आता है वो होता है आपका नॉट डिफाइंड। इसमें जो ED का आंसर होता है वो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। क्या होता है ED इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। कैसे, तो देखो ध्यान से, इसमें देखो याद रखना परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है कि प्राइस 100 थी और आज भी 100 है। प्राइस में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया ना, कल भी 100 थी आज भी 100 थी। तो प्राइस में देखो इलास्टिक का मतलब होता ही है बदलना, इलास्टिक का मतलब होता है बदलना। पर देखो यहाँ पर प्राइस 100 है आज भी 100 है, प्राइस में कोई चेंज आया नहीं आया ना। बट आप क्वांटिटी में देखोगे 200 से 300, मतलब प्राइस में ना चेंज आने से फिर भी डिमांड चेंज कर रहा है, तो यानी ये परफेक्टली इलास्टिक है। यानी प्राइस बदले या ना बदले इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये तो बदलेगा ही। प्राइस बदले या ना बदले इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी तो बदलेगी ही बदलेगी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया भाई। पर इलास्टिक का मतलब भी होता है बदलना, तो प्राइस में बदले या ना बदले पर क्वांटिटी तो चेंज होगी, तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। जहां पर ED का आंसर क्या होगा आपका, ED का आंसर क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके ओके ओके। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, देखो आप समझ भी सकते हो कि फॉर्मूला क्या था ED का, चेंज इन Q बटे चेंज इन P। तो P में कोई चेंज आया क्या,
100 में 100 घटाओगे तो पी में तो 0 ही रह जाएगा, और जब भी मैं किसी चीज को 0 से भाग करता हूँ तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड ही होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ग्राफ हमेशा याद रखना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो कल को प्राइस 100 था, आज भी 100 है। इसी 100 प्राइस पे 200 क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी और इसी 100 प्राइस पे 300 की भी डिमांड हो रही है। ठीक है, सुना गया कि प्राइस में कोई चेंज ना हो, प्राइस में कोई चेंज ना हो, बट क्वांटिटी चेंज हो जाए तो हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और वही होता है परफेक्टली नॉन इलास्टिक, मतलब भाई प्राइस कितना भी बढ़ जाए घट जाए, ये चेंज ही नहीं होगा, ढीठ आदमी है। ये क्या था, प्राइस चेंज ना हो फिर भी बदल जाएगा, इसलिए इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। और ये जो है परफेक्टली नॉन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार, कि भैया प्राइस बदल जाए चाहे ना बदले, ये जिद मार के बैठा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो प्राइस देखो 100 है, अब 200 हो गया, प्राइस में पूरा 100% का चेंज आ गया, बट क्वांटिटी कल भी 100 थी और आज भी 100 है, और इसलिए इसका जो आंसर होता है AD = 0 होता है। क्यों, क्योंकि देखो चेंज इन क्यू बटे चेंज इन पे मल्टीप्लाई में P/Q होता है ना आंसर, चेंज इन क्यू बटे में चेंज इन पी मल्टीप्लाई में P/Q। तो देखो चेंज इन क्यू, क्या क्यू में कोई भी चेंज आया, 100 में 100 घटाएंगे तो 0, ऊपर 0 हो जाए नीचे भले कुछ भी रहे, नीचे 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी, बट ऊपर 0 आ जाता है तो आंसर आता है 0। और इसका ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस के पैरेलल है। कैसा है इसका ग्राफ, y एक्सिस के पैरेलल। क्यों मैं कह रहा हूं, देखो कीमत चाहे आपका 100 था तब भी क्वांटिटी कितनी थी, 100, और कीमत आज 200 हो गया तो अभी क्वांटिटी कितनी है, 100। यही नाच लेना सब लोग भाई, बारात यही नाचा लेना आज बिल्कुल, ये नहीं भागे यहाँ, यही बारात नचाएंगे। देखो अगला फोर्थ, मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी का मतलब क्या होता है, देखो ये था इक्वल टू यूनिटरी यानी इकाई की लोच, ED = 1, ये है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस में चेंज ना आए फिर भी ये चेंज हो जाए, उस समय एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ये। और ये होता है हमारे पास परफेक्टली नॉन इलास्टिक, कि प्राइस तो चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही है। अब ये लास्ट होता है आपका, फोर्थ होता है आपका सेकंड लास्ट, मोर देन यूनिटरी यानी कि इकाई से अधिक। इसमें जो आंसर आता है AD का, इकाई से अधिक यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब इसमें देखो क्या होगा, समझना ध्यान से, प्राइस देखो पहले था 20 और अब हो गया 10, प्राइस था 20 अब हो गया 10, तो 20 में से कितना घटा है कि 10 हुआ है, 20 में से 10 घटा है तभी तो 10 हुआ है ना। और 20 में से 10 घटाना मतलब है 20 का 50%, 50% ही तो घटा रहा हो, क्योंकि 20 का आधा ही तो क्या होता है, 10 होता है ना। तो 20 में से 20 था पहले प्राइस, अब 10 हो गया, तो प्राइस जो है वो 50% से कम हो गई। बट क्वांटिटी आप देखोगे तो 100 से 200 यानी 100 में कितना जोड़ा कि 200 हो गया, 100 जोड़ दिया ना, पूरा 100% कर दिया। तो याद रखना, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, किससे, क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन से, कीमत में कितने परसेंट का चेंज आया, 50% का, बट यहाँ पे कितने परसेंट का चेंज आ गया, 100% का। तो इस समय हम इसे कहते हैं AD = 1, और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कैसे आएगा, 1 से ज्यादा, कैसे आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। समझ में आया, ओके। नाउ अगला, इकाई से कम, लेस देन 1, लेस देन 1, 1 से कम, 1 से कम। और इसमें क्या होता है कि प्राइस देखो पहले 20 था और अब हो गया 40, तो 20 में 20 बढ़ गया ना, पूरा 100% बढ़ गया, बट क्वांटिटी 100 से 150, 100 में केवल 50 ही तो बढ़ा है, 50% बढ़ा है, तो यहाँ बढ़ा 100%, यहाँ बढ़ा 50%। तो जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्वांटिटी से ज्यादा हो तो 1 से कम हो जाता है, और जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इकाई यूनिट से कम हो जाए तो ये ग्राफ, और ये याद रखना इस चैप्टर के अंदर बहुआ इतना ही कुछ था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। 3 चैप्टर स्टार्टिंग के हो गए हैं, आपका सप्लाई बता दिया है, आपका मैंने डिमांड करवा दिया है। ठीक है, अब मैं कल जो है आपका फॉर्म ऑफ मार्केट और आपका टोटल प्रोडक्शन वाला चैप्टर भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आधा घंटा। सो हेलो गाइस, दिस इज योर करली भैया, और अब मैं आ गया हूं आपके सामने एक और चैप्टर लेकर के माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि बोले तो उत्पादन फलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ट्रिकी, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन तो आपको बताइए ना, उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल से तैयार माल बनाते हैं, कच्चे माल से फिनिश गुड्स आप तैयार करते हो, तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। करता कौन है, प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है, प्रोड्यूसर। कौन, प्रोड्यूसर। कौन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ना अगर एक बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन क्या होता है। जो उत्पादन फलन का मतलब होता है
इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो देखो याद रखना, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन का मतलब ही यही होता है हमारे पास। प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन का मतलब ही यही होता है कि भाई जितना चीज मैं लगा रहा हूं कंपनी के अंदर किसी को बनाने में, उस चीज से मैं कितनी चीजें बना पा रहा हूं। समझना ध्यान से, जैसे कि मैंने कंपनी के अंदर लगाए 4 लेबर, मैंने लगाया 3 मशीन, मैंने लगाई 2 मान के चलो 2 हेल्पर लगा दिए, ठीक है, रॉ मटेरियल लेकर के आ गया मैं। तो मैं अगर अपनी कंपनी के अंदर इतनी सारी चीज लेकर लगा रहा हूं, तो जो चीज मैं कंपनी के अंदर लगाता हूं ना, वो मेरी कहलाती है फिजिकल इनपुट, यानी कि भौतिक निर्गत। भौतिक निर्गत, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में फिजिकल इनपुट भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है, उत्पादन फंक्शन का मतलब होता है कि एक कंपनी में उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपने जितना भी फिजिकल इनपुट लगाया है, उससे आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि क्या आपको फिजिकल आउटपुट मिल रहा है, इनके बीच में रिलेशन को। जैसे मैं 1 लेबर लगाता हूं तो 2 जूते बनते हैं, लेबर हो गया इनपुट, जूते हो गया आउटपुट। 2 लेबर लगाता हूं तो 6 जूते बनते हैं। चलो, तो लेबर लगाने और इसमें क्या रिलेशन है कि जितना ज्यादा लेबर उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितने कम लेबर उतना कम प्रोडक्शन, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आ गया चीज? तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन फलन का मतलब है कि किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही होता है, उत्पादन फंक्शन का मतलब यह है कि जितना मैं फिजिकल इनपुट लगा रहा हूं, उससे मेरे पास क्या फिजिकल आउटपुट आ रहा है, दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन को मैं कहता हूं प्रोडक्शन फंक्शन। यानी उत्पादन फलन से हमारे प्राय भौतिक निर्गत और भौतिक आगत, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। समझ आया चीज? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आ गया ना? ठीक है। एक तो बाहर आवाज बज रहा है, देखो शांत सुनना। तो क्या कहते हैं हमारे पास कि किसी भी उत्पादन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान मैंने कितना चीज फिजिकल इनपुट लगाया और उससे मेरे सामने कितना फिजिकल आउटपुट क्रिएट हुआ है, इन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जिसे हम दर्शाते हैं क्या कि QX, यानी कि जो क्वांटिटी मिल रही है क्या लगाने से, लेबर हो गया या कैपिटल हो गया। समझे चीज? लेबर ज्यादा लगाऊंगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। कैपिटल के मतलब कैपिटल होता है पूंजी, पूंजी ज्यादा लगाऊंगा तो भी उत्पादन ज्यादा होगा। के मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। समझ में आया चीज भाई? आगे समझ में आ गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। रेफरेंस लिख दूं क्या हिंदी में? चलो लिख देता हूँ। देखो, यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन फलन से हमारा अभिप्राय, उत्पादन फलन से हमारा अभिप्राय उत्पादन के दौरान शामिल होने वाले भौतिक इनपुट निर्गत तथा भौतिक आउटपुट के बीच फलनात्मक संबंध। ओके, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, और इसको दर्शाते किससे हैं? तो QX यानी कि आउटपुट, फलनात्मक संबंध F इससे दर्शाते हैं, जैसे लेबर हो गया और कैपिटल मतलब पूंजी हो गया हमारा। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। नाउ अगला देखो, ध्यान समझिएगा। अब होता है डिफरेंट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई उत्पादन के अलग अलग काल होते हैं, बट इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा। ठीक है, इजाजत दे तुमको एक बात मैं कह दूं, देखना। तो यहां पर आपके पास 2 तरह के फैक्टर होते हैं, 2 तरह के आपके पास कारक कह लो या साधन कह लो। तो याद रखना, 2 तरह के कारक या 2 तरह के साधन होते हैं। एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर,
वेरिएबल फैक्टर जिसे हम परिवर्ती कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती कारक। और एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर, एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर यानी कि आपका स्थिर कारक। समझ गए? चीज ध्यान देना, एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर और एक होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। तो वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती, हिंदी में तो समझ आ गया परिवर्ती, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे फैक्टर जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ाए जाएंगे और कम होने के साथ कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यूज करता हूं, मान के चलो मैंने कहा बिजली बिल, ठीक है, बिजली बिल। अब मान के चलो मेरे पास अगर इस रूम में 2 पंखे हैं, अगर मेरे पास बच्चे केवल 2 आ रहे हैं तो क्या मैं दोनों पंखे चलाऊंगा? नहीं, मैं केवल एक पंखे नीचे बढ़ा दूंगा। ठीक है, बच्चे कम, उत्पादन कम, तो मैंने बिजली बिल भी कम यूज किया, बिजली बिल भी कम यूज किया। वहीं अगर पूरी क्लास भर जाएगी तो वाला पंखा भी चालू कर दूंगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ा तो मैंने बिजली बिल भी, क्योंकि उसका यूज किया तो बिजली बिल भी ज्यादा आएगा ना। समझ चीज, यानी कि जैसे इसी प्रकार से किसी प्रकार से ऐसा होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए लेबर है, कम प्रोडक्शन करूंगा तो 2 लेबर रखूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो 10 लेबर रखूंगा। समझ भाई? तो यानी ऐसे कारक, ऐसे कारकों को आप परिवर्ती कारक कहते हो जो उत्पादन बढ़ने के साथ यानी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और घटने के साथ घट जाते हैं। समझवाया चीज? सजवाया ओके। नाउ फिक्स्ड फैक्टर कौन सा होता है, परिवर्ती कारक कौन से होते हैं? तो ऐसे कारक जो उत्पादन बढ़ने के साथ ना ही बढ़ते ना ही घटते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, ये फिक्स रहते हैं। क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं। चाहे आप उत्पादन करो या ना करो, ये फिक्स रहेंगे। जैसे कि मान के चलो इस रूम का किराया है मेरा, ठीक है, बच्चे आए या ना आए किराया तो देना पड़ेगा। तो क्या ऐसा था कि उत्पादन बढ़ने के साथ ज्यादा बच्चे ने ज्यादा किराया हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बच्चे 2 आए, चाहे बच्चे 20 आए, चाहे 200 आ जाए, किराया तो उतना ही रहेगा। समझा चीज? तो फिक्स्ड फैक्टर या स्थिर कारक वो कारक होते हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ उत्पादन का जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझा चीज? तो वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है, जब भी मैं वेरिएबल फैक्टर बोलूं, परिवर्ती कारक बोलूं, तो समझ जाना मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जो आमतौर पे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं और प्रोडक्शन घटने के साथ घट जाते हैं। वही स्थिर कारक कौन से होते हैं? तो ऐसे फैक्टर जो उत्पादन बढ़ने या घटने पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स होते हैं। जैसे मान के रूम का किराया हो गया। समझ में आ गया चीज? आ गया? पक्का, वेरी गुड, ओके। नाउ बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। तो अब क्वेश्चन हमारे से कह रहा था भाई डिफरेंट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के अलग अलग काल, उत्पादन के अलग अलग काल या समय, अलग अलग काल, उत्पादन के अलग अलग काल। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 काल के बारे में बता रखा है मैंने। देखो, पहला काल होता है मार्केट पीरियड, जिसे हम बाजार काल भी कहते हैं या बाजार समय भी कहते हैं। तो याद रखना, इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्शन फैक्टर कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, यानी कि हिंस द प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटर्न इज ये वेयर बोथ लेबर कैपिटल टेकन फिक्स। तो याद रखना, तो हम कह सकते हैं क्या, हम ये कहेंगे कि ऐसा काल जिसमें बाजार में, एक सेकंड, हेलो देखना ध्यान से। तो अगर आपसे कहता है कि आखिर बाजार काल क्या होते हैं, तो हम कहेंगे मार्केट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपका ना ही वेरिएबल फैक्टर में कोई चेंज आएगा, ना ही फिक्स फैक्टर में कोई चेंज आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो बाजार काल कौन सा काल होता है? जहां पर आपका फिक्स्ड फैक्टर यानी परिवर्ती कारक और आपका फिक्स्ड फैक्टर यानी स्थिर कारक, फिक्स्ड फैक्टर जब भी बोलूं तो स्थिर, जैसे कि किराया, उत्पादन बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्ती कारक। तो याद रखना, तो हम कह सकते हैं क्या कि मार्केट काल या बाजार काल वो काल है जिसमें ना ही फिक्स फैक्टर ना ही वेरिएबल फैक्टर के अंदर कोई चेंज आता है। ओके, समझ आ गया? तो बाजार काल यानी मार्केट पीरियड, दैट काइंड ऑफ पीरियड वेयर आपका जो फिक्स फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बाजार काल वह काल है जहां पे परिवर्ती कारक और स्थिर कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता। ओके, नाउ अगला बात करते हैं। जो सेकेंड होता है आपका, ये होता है शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल। शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकाल। अब ये ध्यान देना, समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं एक ऐसा धंधा करता हूं जिसमें मुझे ना साल के केवल 3 महीने, साल के कितने महीने? केवल 3 महीने ना मेरा सेल बहुत ज्यादा हो जाता है। समझना ध्यान से, अल्पकाल की बात कर रहा हूं। साल में 12 महीने होते हैं, बट मैं एक ऐसा काम करता हूं जिसमें मुझे साल के 3 महीने, मान के चलो मैं ना जूस बेच रहा हूं गन्ने का, ठीक है। साल के 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पे मेरी दवा की सेल होती है, ठीक है, सही चीज। तो अब जहां पे साल के 3 महीने मुझे दवा की सेल होती है, तो क्या मैं उस 3 महीने के लिए अलग से 5-6 गोदाम खरीद लूं? नहीं ना करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब
आप कह सकते हो कि अल्पकाल समय का वो छोटा सा काल होता है जिसमें मैं केवल अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, फिक्स फैक्टर के द्वारा नहीं बल्कि वेरिएबल फैक्टर के द्वारा। मैं अगर जानता हूं कि मेरे पास ना क्या हो रहा है, मुझे जो है मैं जानता हूं कि मेरे पास क्या है कि 3 महीने अगर मेरा काम चलता है सही से, तो मैं उस दौरान क्या करूंगा, उस दौरान ज्यादा वर्कर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, वर्कर्स लेकर के आ जाऊंगा, या हो सकता है तो उधार पर लेकर के आ जाऊं कोई मशीन। समझ चीज, कोई दुकान नहीं खोलूंगा मैं 10-15 दुकान। समझ भाई, समझाया ठीक है। तो याद रखना, अल्पकाल समय का वो छोटा सा काल होता है जिसमें उत्पादन बढ़ाने या घटाने के लिए आप केवल किसकी तरफ ध्यान देते हो, वेरिएबल फैक्टर की तरफ, परिवर्ती कारक की तरफ। आप इसमें स्थिर कारकों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। समझ चीज, समझ में आ गया ना बुआ? हाँ, जैसे कि मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कोई सा भी। जैसे कि मान के चलो हमने कहा कि ये एक गोदाम है, ठीक है, इस गोदाम का किराया 8,000 रुपए है। कितने रुपए है? 8,000 रुपए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 2 महीने के लिए ना, 2 महीने के लिए मेरा इसमें काम चलता है, ठीक है, बहुत अच्छा तगड़ा। मैं मान के मैं बोतल बनाता हूँ, तो 2 महीने के लिए ना मेरा बोतल का धंधा बहुत बढ़ जाता है। क्या उस 2 बोतल के लिए, उस 2 महीने के, बस 2 महीने के बोतल को उत्पादन करने के लिए क्या मैं 10-15 जगह और खरीदूंगा? नहीं, मैं केवल क्या करूंगा, लेबर लेकर के आ जाऊंगा, लेबर के द्वारा मैं उत्पादन बढ़ाऊंगा। ठीक है, समझाया चीज? समझाया? मैं मशीन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं लेबर की तरफ जाऊंगा, लेबर को लेकर के आ जाऊंगा, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े। समझाया नहीं भाई? तो याद रखना, शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है? अल्पकाल समय का वह काल है जिसमें आप समय की छोटी सी अवधि में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना आप केवल किसमें चेंज करते हो? वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हो। यहाँ पर फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि मार्केट वाले में क्या था, बाजार में क्या था, वहां पे ना ही वेरिएबल में कोई चेंज आता है, ना ही फिक्स में कोई चेंज आता है, ना ही परिवर्ती में कोई चेंज आता है, ना ही आपका स्थिर में कोई चेंज आता है। समझाया चीज? और शॉर्ट टर्म वाला कौन सा है? तो अल्पकाल जो होता है, आप समझ गए होंगे, मेरी बातों को एक बार डेफिनेशन के तौर पे लिख देना कि अल्पकाल समय का वह काल है जिसमें केवल परिवर्ती कारकों में, वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज करके आप उत्पादन को बढ़ाओगे। और वहीं लॉन्ग टर्म वाले में क्या होता है? तो अब मान के चलो, अब समझना ध्यान से, अब आपको अगर पता है कि भाई मुझे आने वाले 3-4 साल तक अच्छा धंधा चलेगा, मेरा समय की एक लंबी अवधि हो गई, तो इस अवधि में तो आप क्या करोगे? लेबर भी लेकर के आओगे और मशीन भी लेकर के आओगे। हो सकता है तो आप अपना जगह भी चेंज कर दो, अपना प्लांट भी बड़ा कर दो, है ना? समझ गए? तो यानी अब आप ये समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो वेरिएबल में भी चेंज आएगा और फिक्स में भी चेंज आएगा। तो क्या वहां पे वेरिएबल और फिक्स में कोई अंतर रह गया? नहीं रहा ना, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या था? परिवर्ती जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं, स्थिर जो ना ही बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, चुपचाप रहेंगे। बट यहां तो लॉन्ग टर्म में दिखाया तो दोनों में चेंज आ रहा है। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म समय का वो काल होता है जिसमें दोनों में ही चेंज आएगा। दीर्घ काल में क्या होता है? अगर मैं लंबे समय के लिए उत्पादन करता हूं, मेरी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म पीरियड पे बेनिफिट कमा रही है, तो मैं वहां पे लेबर भी लेकर के आऊंगा, हो सकता है तो मैं एक और ब्रांच खोल दूंगा, एक और नया बिजनेस ले लूंगा। तो ऐसे केसेस में याद रखना, ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप वेरिएबल में भी चेंज कर रहे हो, परिवर्ती कारक में भी चेंज कर रहे हो, और आप चेंज कर रहे हो स्थिर कारक में भी। तो याद रखना, लॉन्ग टर्म जो है समय का एक ऐसा काल होता है, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर आपका वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर में कोई अंतर नहीं आता, नहीं रह जाता, क्योंकि आप उस टाइम दोनों में ही चेंज करके ला रहे हो। दोनों ही फैक्टर एक तरह से वेरिएबल फैक्टर ही बन जाते हो उस समय, ठीक है, परिवर्ती कारक ही बन जाते हैं, क्योंकि आप दोनों में ही चेंज कर रहे हो उत्पादन बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई फिक्स फैक्टर यानी कि स्थिर कारक वो होते हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ और उत्पादन घटने के साथ इनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि एक प्रोड्यूसर है, वो बोतलें बनाता है, तो चाहे बोतल 20 बने चाहे बोतल बने 0, किराया तो रहेगा ही, हमेशा किराया तो चलता ही रहेगा, ये फिक्स फैक्टर है, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैंने बताया क्या कि वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है, परिवर्ती कारक कौन सा होता है, तो जो उत्पादन बढ़ने या घटने के साथ इनमें चेंज आता है। जैसे 10 बोतल बनाऊंगा तो 1 लेबर, 1000 बनाऊंगा तो 50 लेबर रख दूंगा। समझाया सी भाई? समझाया ना? हाँ, तो यानी याद रखना, तो मार्केट वाले काल के अंदर क्या था, इसमें दोनों में ही चेंज नहीं आता। शॉर्ट टर्म वाले में क्या है कि अगर अल्पकाल में मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे फायदा होता है, उसी में मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है घटाना है, तो शॉर्ट टर्म में तो मैं केवल इसी में चेंज करूंगा, इसमें चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैं लेबर लेकर के आ जाऊंगा, लेबर की सहायता से मैं उत्पादन करूंगा, ठीक है। मैं अपना जगह चेंज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि 2-3 ब्रांच खोलूंगा, नहीं। बट अगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का है, दीर्घकालीन है, तो दीर्घकालीन समय का वह काल होता है, लॉन्ग टर्म जो है वो दीर्घकाल है, और दीर्घकाल जो है वो समय का एक ऐसा काल होता है जिसमें आपका वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, परिवर्ती कारक और स्थिर कारक, दोनों में ही परिवर्तन आता है, और इसलिए वहां पर दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता, दोनों ही एक तरह से वेरिएबल फैक्टर ही बन जाते हैं। समझ आया चीज?
समझ में आ गया? इस चीज को जो मैंने बोला उसको समझ के लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला बात करते हैं। अब देखो अगला होता है हमारे पास, अब जैसे मैंने बताया ना प्रोडक्शन का ही चैप्टर है, तो प्रोडक्शन जो है आपके कौन कौन से प्रकार के हैं, तो ये देखते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ी सी वाइट स्क्रीन आ गई है, मेरा फेस डल आएगा, मुझे कल आके बोलना मत। देखो टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पाद क्या होता है, कुल उत्पाद यानी कि आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। इट इज द सम ऑफ टोटल आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। देखो याद रखना कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल फैक्टर है, मेरे पास जितने भी लेबर है, वेरिएबल फैक्टर यानी परिवर्ती कारक, याद रखना परिवर्ती कारक वो जो उत्पाद बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं, घटने के साथ कम हो जाते हैं। जैसे लेबर 20 बोतल बनाऊंगा तो 2 वर्कर, 40 बनाऊंगा तो 4 वर्कर, ठीक है। तो याद रखना टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद क्या होता है, तो कुल उत्पाद का मतलब है कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं, मेरे पास जितने भी परिवर्ती कारक हैं, इन सब का इस्तेमाल करके मैंने जितना प्रोडक्शन किया है, इन सब का टोटल जोड़ी क्या कहलाता है, कुल उत्पाद। समझ में आ गया? कुल उत्पाद क्या है, तो कंपनी के पास या फर्म के पास या मौजूद परिवर्ती कारकों का इस्तेमाल करके जितना भी उत्पादन किया गया, जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, उन सब का टोटल सम ही क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। यानी इट इज द सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन विच इज यूज्ड which is done या produced by using the total variable factor। समझ में आया चीज? किसी भी कंपनी के पास मौजूद कुल परिवर्ती आगतों का या कुल परिवर्ती कारकों का इस्तेमाल करके आपने जितना भी उत्पादन किया, उन सबका टोटल सम क्या कहलाता है, उनका टोटल सम कहलाता है आपका टोटल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। समझ आया चीज? और अब देखो ध्यान समझना, और एक एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है समझना ध्यान से। तो सीमांत उत्पाद का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा जब भी सीमांत वर्ड आ जाए तो सीमांत का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, सीमांत का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। समझ आया चीज? तो सीमांत का मतलब होता है आपका एक एक्स्ट्रा यूनिट। तो याद रखना कि एक अतिरिक्त परिवर्ती कारक का उपयोग करने से कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ। मतलब मान के चलो मेरे पास थे 4 लेबर, तो बनाता था मैं 10 यूनिट। अब मेरे पास लेबर हो गए हैं 5, तो मेरा यूनिट हो गया 16। तो एक एक्स्ट्रा लगाने से कितना बढ़ा, 6 बढ़ा ना, तो इसे हम कहते हैं एमपी। समझ आया? यानी कि द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके ना। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो ध्यान से, यहां पर एक ग्राफ है, देखो तो याद रखना, जैसे ये फिक्स फैक्टर है, देखो ये फिक्स फैक्टर है ना, स्थिर कारक। जैसे जमीन तो स्थिर कारक होती है, उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, जमीन उतना ही रहेगी ना। जमीन आप ऐसा नहीं कि उत्पादन बढ़ेगा जमीन बढ़ा दोगे, घटाने के साथ घटा दोगे, नहीं। चाहे आप 1 बोतल बनाओ तो भी जमीन वही है, चाहे आप 20 बोतल बनाओ तो भी जमीन आपकी वही है। इसलिए स्थिर कारक है। कौन सा है आपका, स्थिर कारक, ठीक है। तो स्थिर कारक हमेशा स्थिर रहता है, तो इसलिए एक। बट वेरिएबल फैक्टर यहां पर हो गया आपका, मान के लेबर, क्या हो गया, लेबर। तो लेबर देखो, अगर मैं 0 वेरिएबल फैक्टर होता है मेरा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, 0। याद रखना एक चीज, टीपी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर, परिवर्ती कारक के ऊपर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, कुल उत्पाद क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मेरे पास मौजूद जितने वेरिएबल फैक्टर है, उनका इस्तेमाल करने से मैंने कितना प्रोडक्शन किया। तो जब मेरे पास वेरिएबल फैक्टर ही 0 है, मेरे पास लेबर ही 0 है, तो क्या मैं कुछ प्रोडक्शन करूंगा, नहीं। खाली जमीन पे करके प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। तो लेबर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0। एक लेबर आती है तो दो लेबर मिलकर कितना बनाते हैं, 6, 3 बनाते हैं 12, 4 बनाते हैं 16, 5 बनाते हैं 18, 6 बनाते हैं 14, 6 बनाते हैं 18, 7 बनाते हैं 14 और 8 बनाते हैं 8 पीस, ठीक है। अब बात करते हैं एमपी। एमपी होता है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट। देखो 0 पे 0 था, जैसे 0 से 1 बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 2। 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 6 में से 2 गया 4। फिर 1 एक्स्ट्रा बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, 12 में 6 गया तो 6। जैसे ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम नहीं करते थे आपका TU और MU, ठीक है। जैसे मान के चलो TU था 8, 6, 4, TU था मान के चलो 8, 10, 12, फिर आपका था 10। जैसे अंतर के पहला कॉलम खाली, दूसरे में कितने का अंतर, 2 का, कितने का अंतर 2 का, कितने का अंतर 0, फिर कितने का अंतर -2। जैसे वही था ना हमारे पास कि जब तक TU बढ़ता है तब तक MU
भी mu घटता है बट प्लस रहता है। फिर जब tu सबसे मैक्सिमम हो जाता है तो उस समय mu 0 हो जाता है, और जब tu घटने लगा तो mu नेगेटिव हो गया। यही सेम चीज इसके साथ भी है, देखो यही सेम चीज इसके पास भी है, ये सेम चीज इसके साथ भी है। देखो जब तक tu बढ़ता है 0, 2, 6, 12, 16, 18, जब तक tu बढ़ रहा था तब तक mp घट रहा है। जब तक tp टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक mp जो है वो आपका घट रहा है। 2, 4, 6, 4, यहाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकेंड। देखो जब तक आपका टीपी, सही तो बोला था मैंने, जब तक आपका टीपी बढ़ रहा है 0, 2, 6, 12, 16, 18, अच्छा यहाँ पर ना अलग है, सॉरी यहाँ उस केस से अलग है, माई फॉल्ट। देखो सुनो बुआ, मैं वो जो बता रहा था एक बार फिर आपको बता दूं ताकि आप लोग उस बात को भूल जाओ। फिर मैंने जो थोड़ा देर पहले कहा मैं एक बार फिर रिकॉल कराता हूं कि टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मेरे पास मौजूद जितने वेरिएबल फैक्टर है इनका इस्तेमाल करने से मैं कितना प्रोडक्शन करता हूं, वो मेरा होता है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि कुल उत्पाद। और वहीं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से मैं कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं। एक एक्स्ट्रा लगाने से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 0 से 2 बढ़ गया ना, 2। तो नया चीज है। अब एक चीज आपको वहां पे आपने सेकंड चैप्टर था TU और MU के बीच संबंध, तो जैसे मैंने कहा 2, 8, 20, 18, तो पहला खाली कितने का अंतर, 6 का, कितने का अंतर 12 का, कितने का अंतर 0 का, कितने का अंतर -2। तो TU और MU में रिलेशन था कि जब तक TU बढ़ता है, जैसे 2, 8, 20, जब तक TU बढ़ता है तब तक MU घटता है, तब तक MU घटता है, तब तक MU घटता है, जब तक TU बढ़ता है तब तक MU घटता है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। ये मान के चलो TU है और ये MU है। 8, 12, 4, 8, 4, 12, 14 और फिर आपका मैंने कर दिया 10। देखो पहला कॉलम खाली है हमारे पास, 8, 12 में कितने का अंतर है, 4 का, कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 0, कितने का अंतर है -2। तो TU MU में क्या रिलेशन है, देखो जब तक TU बढ़ रहा है जैसे 8, 12, 14, तब तक MU घट रहा है बट किसमें है, पॉजिटिव है। जब TU मैक्सिमम है तो MU 0 हो जाता है, और जब TU घटने लगा 14 से 10 तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखना यहाँ पर टेबल तो आप समझ गए ना, टेबल क्या होता है, टेबल में समझ में आ गया आपको। फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स होता है, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता रहता है, और TP क्या होता है, जितना मैं वेरिएबल फैक्टर लगा करके कितना उत्पादन कर पाता हूँ। 0 लगाता हूँ तो 0, 1 लगाता हूँ तो 2 जूते बनते हैं, 2 लगाता हूँ तो 6 जूते, 3 लगाता हूँ तो 12, 4 लगाता हूँ तो 16। अब देखो ध्यान से समझना हुआ, यहाँ पर देखना एक चीज। अब यहाँ पर क्या बोला है, तो MPM कैसे निकालते, तो पहला कॉलम खाली, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 4 का, अंतर कितने का, 6 का, अंतर कितने का, 4 का, अंतर कितने का, 2 का, अंतर कितने का, 0, -4 और -6। अब ना इस ग्राफ से क्या रिलेशन निकल कर आता है, तो वो यहाँ देखना, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी थक गया बुआ। अब देखो पूछता है आपसे रिलेशनशिप बिटवीन TP एंड MP, कहता है कि TP व MP के बीच में क्या संबंध है। तो देखो TP और MP, जैसे TU और MU के बीच में संबंध, जब तक TU बढ़ेगा तब तक MU घटेगा बट पॉजिटिव रहेगा। जब TU मैक्सिमम है तो MU 0 हो जाता है, और जब TU घटने लगा तो MU माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो TP और MP में क्या संबंध है, तो पहला, जब MP बढ़ता है, MP बढ़ रहा है, देखो 2, 4, 6, जब MP बढ़ता है तो TP भी बढ़ता है, 2, 6, 12, और जो इसका बढ़ने की दर होती है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट। जैसे देखो कितने का अंतर, 4 का, कितने का अंतर, 6 का, देख लो बढ़ती दर से बढ़ रहा है कि 2 से 4 से बढ़ा, 6 से 12, 6 से बढ़ा, ठीक है। तो याद रखना पहला क्या होता है, तो इसलिए हम इसको स्टेज 1 कहते हैं कि जब तक, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक MP बढ़ता है तब तक TP भी बढ़ता है। किस दर से, बढ़ती दर से, किस दर से, बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेज क्या हो जाता है हमारे पास, दूसरा स्टेज, व्हेन MP रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब MP मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, व्हेन MP रीचेज एट इट्स मैक्सिमम TP चेंज इट्स स्लोप।
अब दूसरा चीज तो है ना ग्राफ के अंदर है कि जब एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है ना, जब एमपी, देखो एमपी का मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 2 4 6, फिर 6 के बाद वापस गिरने लगा तो मैक्सिमम तो 6। तो जब एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है तो उस समय टीपी के स्लोप में, टीपी के ढलान में थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है। जब एमपी मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, जब एमपी सबसे अधिक है तो उस समय टीपी में चेंज आता है, टीपी के स्लोप में चेंज आना शुरू हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज की बात करता है, जब एमपी गिरना शुरू हुआ बट पॉजिटिव रहकर, जो अब गिर रहा है ना 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 तक गिर रहा है बट पॉजिटिव है, गिर रहा है बट पॉजिटिव है, तो उस समय भी टीपी बढ़ ही रहा होता है। जैसे 16, 18, 18 बढ़ रहा है, बट इस बार जो इसकी रेट है वो डाउन हो गई है। 12 से 16 में कितने का अंतर, 4 का, फिर कितने का अंतर 2 का, फिर कितने का अंतर 0 का। देखो बढ़ रहा है बट जो रेट है स्लो हो गई है, रेट जो हो गई गिर रही है। देखो पहले वो बढ़ रहा था बढ़ती दर से, अब वो बढ़ रहा है घटती दर से। पहले वो बढ़ रहा था 4, 6 की दर से, अब वो बढ़ रहा है 4 और 2 की दर से। ठीक है, तो यानी कि याद रखना, जब एमपी घटने लगता है बट पॉजिटिव रहता है तो उस समय टीपी जो है मेरा वो घटती दर से बढ़ता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है हमारे पास, ये लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, जब एमपी घटता है, जब एमपी घटता है बट क्या रहकर, पॉजिटिव रहकर, तब टीपी जो है मेरा, तब टीपी बढ़ रहा है, तब भी टीपी बढ़ता है पर क्या होकर, घटती दर से, डिमिनाइजिंग रेट से बढ़ता है, डिमिनाइजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो फिर से बता रहा हूं, जब तक एमपी बढ़ता है तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, और जब एमपी मैक्सिमम हो जाता है तो उस समय टीपी के स्लोप में चेंज आता है, और जैसे ही एमपी घटने लगा पर पॉजिटिव है तब जो मेरा टीपी है बढ़ तो अभी भी रहा है बट जो दर है इसकी वो घटती दर से हो जाती है। ठीक है, फिर अगला, और जब थर्ड स्टेज आ गया कि जब मेरा एमपी नेगेटिव हो गया तो उस समय टीपी गिरना स्टार्ट हो गया। 18 से सीधे 14 हुआ, 14 से 8 हो गया। ठीक है, तो जो फोर्थ होता है, तो 4 रिलेशन है इसमें कि जब एमपी बिकम नेगेटिव, जब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी गिरना शुरू हो गया। ये बात ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, फिर से बता रहा हूं। देखो जब तक एमपी बढ़ता है तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी मैक्सिमम है तो टीपी के स्लोप में, ढलान में चेंज आता है। जब एमपी घटने लगा बट पॉजिटिव रहकर, तब आपका टीपी बढ़ तो रहा है बट जो रेट है उसके बढ़ने की वो क्या है, घटती दर से बढ़ रहा है। और देन जैसे ही टीपी एमपी घट करके नेगेटिव में आ गया तो आपका टीपी जो है घटना शुरू हो गया। ठीक है, ओके। अब एक बार मैं ना आपको इसका ग्राफ बता देता हूं, इनका टीपी एमपी का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, यहां बताता हूं। देखो क्या समझना, तो देखो ये होता है आपका टीपी 0 से भी स्टार्ट होती है ना, तो टीपी ऐसे, ये टीपी ऐसे टीयू एमपी का ग्राफ था ना, ठीक उसी तरह से, और ये एमपी ऐसे। देखो जैसा ध्यान से, जब तक टीपी बढ़ता है, देखो जब ये एमपी है, याद रखना एमपी नेगेटिव हो जाती है, याद रखना एमपी नेगेटिव है इसलिए एमपी नेगेटिव जा रही है नीचे की तरफ। तो देखो ये टीपी है, तो जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी मैक्सिमम हो जाता है तो टीपी के स्लोप में चेंज आना चालू हो जाता है। फिर जब एमपी घट रहा है बट पॉजिटिव है तब टीपी घटती दर से बढ़ रहा है, और जैसे ये नेगेटिव हो गया ये ढलान गिरने लग गया। ओके, ये समझा देना ऐसे बना करके। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और होता है, समझना ध्यान से। अब एमपी और एपी में भी रिलेशन है, तो एक बार ना मैं इसके आगे आपको यहाँ पर ना एपी भी निकाल के दिखाता हूँ। एपी में होता है एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट यानी कि आपका औसत उत्पाद। तो आपको एमपी तो पता चल गया, एमपी क्या होता है। एमपी का मतलब होता है कि भाई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से, एक एक्स्ट्रा परिवर्ती कारक लगाने से आपका कितना उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एपी एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो एपी का फॉर्मूला सिंपल सा है, टीपी बटे में क्यू। तो देखो टीपी बटे में वेरिएबल फैक्टर भी आप कह सकते हो, टीपी बटे में वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो टीपी कितना है 0, तो वेरिएबल फैक्टर भी 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। टीपी अब कितना है 2, तो 2 को 1 से भाग करेंगे 2 रहेगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 को 3 से भाग करेंगे तो
4 हो जाएगा, 16 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 18 को 5 से करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, 18 को 6 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 14 को 7 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 को 8 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया? समझ में आया बच्चा लोग कैसे करना है आपको इस तरीके से? और मैं आपको बता दूं कि देखो ये एमपी का ग्राफ है, ठीक है, और ये एमपी का ग्राफ होता है हमारे पास, और जो एपी का ग्राफ होता है वो आपका कुछ ऐसे ही करके थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ठीक है, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दोनों ग्राफ सेम है, और टीपी आपका ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे आप बना भी सकते हो अपने मन से। ठीक है, इस तरीके से बना भी देना। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कहेगा ना कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है, और एपी और एमपी में पूछ सकता है आपसे कि रिलेशन बिटवीन, एक बार फटाफट मैं ना यहाँ पर ना वो लिख देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड एडजस्ट हो गया क्या एडजस्ट? हाँ ठीक है, यहाँ पर है एमपी खाली 2 4 6 4 2 0 माइनस का 4 और 6। अब वापस नीचे आते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया है एपी और एमपी में संबंध, एपी और एमपी में संबंध। तो देखो अब ग्राफ में फिर बताता हूं, यहां पर ये एमपी है, ये आपका एपी ऐसे ही रहता है। ठीक है, और ये सॉरी ये एपी है और ये आपका टीपी। अब देखो पहला जब एपी इंक्रीज होता है, जब एपी बढ़ रहा है, देखो एपी बढ़ रहा है 0 2 3 4, जब एपी बढ़ रहा होता है 0 2 3 4 बढ़ रहा है ना, तो आप देखोगे ये एमपी है, एमपी एपी से ज्यादा है ना, ज्यादा 3 से 4 4 से 6। देखो यहां से देखो यहां तक आप देखोगे तो एपी बढ़ रहा है, और जब ये एपी जब बढ़ रहा है तब एमपी आप देखोगे तो ज्यादा है। ये 2 है 2, 3 है तो 4, 4 है तो 6। तो याद रखना जब तक एपी बढ़ता है तब एमपी एपी से ज्यादा है। फिर दूसरे में देखो जब एपी मैक्सिमम है, एपी मैक्सिमम क्या है, 4 और 4 मैक्सिमम है इसका ये, तो जब एपी मैक्सिमम है तो एमपी और एपी बराबर है। देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। ठीक है, तो जब एपी मैक्सिमम है, अधिक है, तो उस समय आप देखोगे तो एमपी और एपी क्या है, बराबर है। और तीसरा होता है जब एमपी घटना शुरू हो जाता है, देखो घट रहा है ना, यहां से गिर रहा है, माइनस का 3.6 फिर 3 और 2, तो जब एपी घटना शुरू हो जाता है तो उस समय आप देखोगे अब जो एमपी है वो एपी से कम हो गया। यहाँ पे 3.6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4। ठीक है, तो 3 रिलेशन देखो, जब एपी बढ़ेगा तो एमपी एपी से ज्यादा है, जब एपी अधिक है उस समय दोनों बराबर होते हैं, और जब एमपी घटता है तो उस समय एमपी जो है वो एपी से कम हो जाता है। समझ में आ गया चीज? समझ में आ गया? आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो जब एपी बढ़ रहा है, अब ग्राफ में अगर मैं आपको समझाऊं, मैं आपको ग्राफ का है, ग्राफ समझ लो सब कुछ समझ जाओगे। ये एमपी है, ये आपका एपी है, ये आपका टीपी है। ठीक है, तो देखो यहां से अभी आप देखोगे एपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, तो पर आप देखोगे एपी जब बढ़ रहा है ना तो ये एमपी का ग्राफ है, एमपी अभी ज्यादा है ना, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी एपी से ज्यादा है। और जब ये मैक्सिमम है, जब एपी मैक्सिमम है तो उस समय आप देखोगे तो एपी और एमपी क्या है, बराबर है, बराबर है। और फिर जब एपी घटने लगा, जब एपी घटने लगा तो अब देखो अब एमपी वाला ग्राफ नीचे हो गया और एपी वाला ग्राफ ऊपर है। पहले एमपी वाला ग्राफ ऊपर था इसलिए एमपी ज्यादा था, अब एमपी वाला ग्राफ नीचे हो गया, यानी कि एमपी अब जो है वो कम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? और याद रखना एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, बट एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये 4 संबंध आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, नाउ आगे बात करते हैं। अब देखो 2 चीज होता है हमारे पास, एक होता है रिटर्न टू फैक्टर और एक होता है रिटर्न टू स्केल। याद रखना रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, यानी कि कारक का प्रतिफल पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट चीज है, कारक का प्रतिफल या फिर बोलेगा साधन का प्रतिफल, कारक का प्रतिफल या फिर साधन का प्रतिफल, याद रखना। ठीक है, तो कारक का प्रतिफल या साधन का प्रतिफल क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज एंड फिक्स। देखो सुनो, याद रखना, यानी एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है आपका शॉर्ट रन वाले से,
शॉर्ट रन वाले से, यानी कि अल्पकाल। और याद करो मैंने अल्पकाल में क्या बताया था कि अल्पकाल में केवल किसमें चेंज आता है, केवल आपका वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्ती कारक में चेंज आएगा। तो यानी मैंने बताया ना कि 3 तरह के काल थे, बाजार काल जिसमें दोनों में कोई चेंज नहीं आता, फिर मैंने था अल्पकाल शॉर्ट पीरियड जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल किसमें चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर के अंदर। और दीर्घकाल लॉन्ग रन में क्या आता है कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहता क्योंकि दोनों को ही चेंज करेंगे, तो दोनों एक तरह से वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर आपसे बोलेगा ना रिटर्न टू फैक्टर, कारक के प्रतिफल का नियम क्या कहता है, तो हम कहेंगे कारक के प्रतिफल का नियम जो है वो ये कहता है कि जब भी अल्पकाल के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर मुझे उत्पादन को बढ़ाना है तो मैं केवल किसमें चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा केवल वेरिएबल फैक्टर के अंदर ही चेंज करूंगा, परिवर्ती कारक में परिवर्तन करके ही उत्पादन करूंगा। ठीक है, तो यार रिटर्न टू फैक्टर एक तरह से क्या बता रहा है, तो एक तरह से ये शॉर्ट रन पीरियड बता रहा है, अल्पकाल बता रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कारक के प्रतिफल का नियम या रिटर्न टू फैक्टर इज also known as the short run factor, अल्पकाल भी कह सकते हैं हम इसे, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए हम केवल किसमें परिवर्तन करते हैं, परिवर्ती कारक में परिवर्तन करते हैं, और इस समय आपका स्थिर कारक जो है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ओके ओके, इसलिए शॉर्ट रन फिनोमेना भी हम इसे कहते हैं। वही रिटर्न टू स्केल क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम इंक्रीज करते हैं ऑल इनपुट्स, ऑल इनपुट, ये लॉन्ग रन है, याद रखो। तो अगर आपसे बोले कि ये था कारक का प्रतिफल, ये है आपका साधन का प्रतिफल, एक होता है हमारे पास रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। रिटर्न टू स्केल को आप ऐसे समझ सकते हैं, इंग्लिश में देख लेना कि क्या बोला है रिटर्न टू स्केल। ठीक है, एक से मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं सर्च कर लेता हूं, रुकना। रिटर्न टू स्केल हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार रुकना। गूगल जी, रिटर्न टू स्केल की हिंदी, रिटर्न टू स्केल मीनिंग इन हिंदी। आजा 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 जल्दी से आजा, क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल, सॉरी, हाँ क्या बोलते हैं इसे, पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। और ये कुछ नहीं है, पैमाने का प्रतिफल जो है ये लॉन्ग रन का है, लॉन्ग टर्म का है, यानी कि दीर्घकाल वाला। मैंने बताया ना दीर्घकाल में क्या होता है, दोनों में चेंज होता है, चाहे वो आपका वेरिएबल फैक्टर हो, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो, चाहे वो परिवर्ती कारक हो, चाहे स्थिर कारक हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको हो सकता है कि आपको अपना जमीन भी चेंज करना पड़े और आपको लेबर तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर दोनों ही कारक एक तरह से क्या बन जाते हैं, दोनों ही कारक जो है वो एक तरह से वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, यानी कि परिवर्ती कारक बन जाते हैं। तो समझ आ गया। तो अगर आपसे बोलता है रिटर्न टू फैक्टर यानी कि कारक के प्रतिफल का नियम या साधन का प्रतिफल क्या कहता है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि जब हमें शॉर्ट टर्म के अंदर, इसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, जब हमें अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना है तो हम केवल किसमें चेंज करेंगे, परिवर्ती कारक में परिवर्तन करेंगे, वेरिएबल फैक्टर में चेंज करेंगे, उस समय स्थिर कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता। और वही रिटर्न टू स्केल क्या कहता है हमारे पास, पैमाने का प्रतिफल क्या कहता है, तो ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ये दीर्घकालीन अवधारणा है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि दो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर मुझे उत्पादन को बढ़ाना है तो मैं केवल किसमें चेंज करूंगा, तो मैं उस समय चेंज करूंगा दोनों ही फैक्टर के अंदर, यानी कि दोनों ही फैक्टर एक तरह से परिवर्ती कारक ही बन जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। ओके, अगला अगर आपसे पूछ सकता है रखना, और ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ध्यान से, ये होता है क्या, तो ये है, देखो ध्यान से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम, परिवर्ती अनुपात, देखो सब कुछ समझना ध्यान से, सारी चीज एक ही चीज है इसके अंदर। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है, तो कहते हैं क्या, इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर, देखो परिवर्ती अनुपात का नियम ये कहता है हमारे पास, या हम इसे ना लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, एमपी भी कहते हैं। कहते हैं क्या कि इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड, कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, एक स्टेज ऐसा जरूर आता है जब हमारा टोटल प्रोडक्ट जो होता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइन। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं वेरिएबल फैक्टर से, तो एक समय ऐसा आता है जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, समय चीज। और इन अदर वर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनिशियली इंक्रीज, तो है आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, मतलब आपको इस तरह से कहना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, तो हम कहेंगे कि परिवर्ती अनुपात का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम, ये ठीक उस प्रकार से है, लॉ ऑफ
मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम की जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करते रहते हैं ना, तो एक समय उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता जो है, संतुष्टि जो है, वो लगातार घटती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी एमपी पहले तो बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो एमयू बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पॉइंट होने के बाद गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, समझ गए ये चीज? ये सेम वही है, याद करो वही चीज है। मैंने कहा ये टीयू एमयू वाला ही है, याद रखना। जैसे कि मैंने कहा था ना, लॉ ऑफ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या कहता है कि जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी संतुष्टि जो होती है वो बिल्कुल ही खत्म होने जाती है। यानी ठीक वही है ना, ऐसे केस में जैसे हम उपभोग करते हैं तो पहले तो एमयू बढ़ता है, फिर पीक पे पहुंचने के बाद, मैक्सिमम पहुंचने के बाद नेगेटिव हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पर भी वही कह रहा है, परिवर्ती अनुपात का नियम। आप इसको भी यही कह सकते हो कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते रहते हैं, जैसे जैसे हम परिवर्ती कारक का इस्तेमाल करके उत्पादन करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा टीपी जो है पहले तो बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद घटने लग जाएगा। ये टीपी के अकॉर्डिंग बताया मैंने। और वही अगर मैं एमपी के हिसाब से बताऊं तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करके उत्पादन करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि एमपी पहले बढ़ेगा पॉजिटिव रहकर, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद घटते घटते नेगेटिव हो जाता है। समझ आ गई चीज? वही चीज बता रहे हैं देखो कि इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि एमपी जो होता है पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया चीज? तो जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करके सुनो, लिखो कि परिवर्ती अनुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी ऊपर बताया था मैंने, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, क्या कहता है हमारे पास, कारक का प्रतिफल या फिर पैमाने का प्रतिफल, वो भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है? तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब टीपी पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होने के बाद गिरने लगेगा। टीपी का ग्राफ मैंने बताया ना, टीपी ग्राफ पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होकर के घटने लगेगा, नेगेटिव नहीं होता। और वहीं अगर एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो पहले एमपी बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो एजम्पशन क्या होती है इसकी? जैसे हमने कहा था ना, वहां पर भी लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के भी मैंने बताए थे कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस थे, या कुछ एजम्पशंस थी, कुछ मान्यताएं थी। जैसे एक कप चाय ना कि एक चम्मच चाय लगातार उपयोग करना, और आदत वाली चीजों को इसके अंदर शामिल नहीं करते। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास इसके भी परिवर्ती अनुपात के नियम के भी कुछ मान्यताएं हैं। तो इसकी क्या मान्यताएं हैं, समझना ध्यान से। पहला, देयर आर ओनली टू फैक्टर, हम ये मान के चलेंगे केवल दो ही फैक्टर है वहां पर, एक है लेबर और एक है कैपिटल। जिसमें लेबर हमारा कौन सा होता है, हम ये मान के चलेंगे, पहला यह मान के चलेंगे, यह मान लेते हैं कि कंपनी के पास दो ही कारक हैं, एक है हमारे पास श्रम यानी लेबर, और दूसरा है पूंजी कैपिटल। इसमें श्रम तो पता ही आपको क्या होता है, श्रम जो है, लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, और पूंजी क्या है आपका, स्थिर फैक्टर। और दूसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक स्थिर है। तो पूछ सकता है आपसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, तो हम कहेंगे परिवर्ती अनुपात का नियम यह है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करके उत्पादन करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब टीपी जो है वो बढ़ करके गिरने लग जाता है। या एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, सीमांत उत्पाद के हिसाब से बात करें, तो पहले घटेगा, फिर घटते घटते नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और मान्यताएं क्या है, इसकी एजम्पशंस क्या है? पहला, हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी के पास केवल दो ही फैक्टर है, एक है आपका लेबर, एक है कैपिटल, जिसमें लेबर हो गया आपका वेरिएबल और कैपिटल हो गया आपका फिक्स्ड फैक्टर, परिवर्ती और स्थिर। और दूसरा हम ये मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पर तकनीक जो है वो क्या होगी, स्थिर होगी। दूसरा क्या, तकनीक स्थिर है, तकनीक स्थिर है। ओके, समझ में आया चीज? ना अगला बात करें स्टेजेस। अच्छा देखो, अपना यहाँ पे स्टेज को समझने से पहले मैं आपको ये देखो, ये वही चीज है हमारे पास। स्टेज वन मैंने बताया था ना, स्टेज वन दोनों में जब संबंध बता रहा था, टीपी और एमपी में संबंध, फिर बता रहा हूँ टीपी और एमपी में क्या संबंध है कि भाई जब तक एमपी बढ़ता है, जब तक एमपी बढ़ रहा है, जैसे 2 4 6, तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी मैक्सिमम हो जाता है तो टीपी के स्लोप में चेंज आता है। जब एमपी घटने लगा बट पॉजिटिव है, तो टीपी अभी भी बढ़ रहा होता है बट घटती दर से। और जैसे ही एमपी माइनस हो गया तो टीपी आपका घटना शुरू हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये था ना हमारे पास, ये चीज है, देखो ये टीपी का ग्राफ और ये आपका एमपी का ग्राफ। यहां पर 3 स्टेज होते हैं, ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। जब तक एमपी बढ़ता है तब तक टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी मैक्सिमम है तो टीपी के स्लोप में थोड़ा सा चेंज आएगा। जब एमपी घट रहा है बट पॉजिटिव है तो टीपी की अब घटती दर से बढ़ रहा है। और जैसे ही एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी ने घटना शुरू कर दिया। ये 3 स्टेप है आपके, समझ गए चीज? कितने स्टेप है? 3 स्टेज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो, तीनों स्टेज में पहले वाले स्टेज को हम कहते हैं
अब याद रखना, जो पहला स्टेज है जिसमें दोनों बढ़ रहे हैं, तो पहले स्टेज को हम कहते हैं क्या, पहला स्टेज होता है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि वर्धमान प्रतिफल का नियम, वर्धमान प्रतिफल का नियम। जो पहला स्टेज है वो है वर्धमान, दूसरा है डिमिनाइजिंग। देखो सब पता, ये बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हम कहते हैं, अगर टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी पहले टीपी बढ़ रहा होता है, और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, परिवर्तन अनुपात का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर का आप इस्तेमाल करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब पहले टीपी बढ़ेगा, टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीपी बढ़ेगा, मैक्सिमम क्या गिरने लग जाएगा, एमपी पहले बढ़ेगा, तो टीपी बढ़ रहा था, एमपी बढ़ रहा है ना, तो दोनों ये होता है हमारे पास वर्धमान कारक के प्रतिफल का नियम, वर्धमान। तो अगर आपसे पूछे वर्धमान कारक का है क्या, तो हम कहेंगे कि ये वो स्थिति है जब हम परिवर्ती कारक का उत्पादन करते जैसे जैसे परिवर्ती कारक का अनुपात, या जैसे जैसे हम परिवर्ती कारकों का प्रयोग करते रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले आपका टीपी भी बढ़ता है और एमपी भी बढ़ता है, इसलिए हम इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। फिर यहां पर क्या था, दोनों घटना चालू हो गए ना, दोनों घटना चालू हो गए, इसलिए हम इसे घटता हुआ या फिर हम इसे डिमिनाइजिंग रिटर्न टू फैक्टर, घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। और तीसरे वाले में क्या होता है, नेगेटिव। तीसरा वाला कौन सा होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक। तीसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो तीन ही स्टेज होते हैं, याद रखना। ठीक है, तीन स्टेज होते हैं। और अगर आपसे अच्छा, अब ये चीज वही बोला, देखो लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे मैं कहा था लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, कि जैसे जैसे आप उपभोग करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको मिलने वाली संतुष्टि पहले मैक्सिमम थी, एमयू पहले बढ़ेगा, फिर घटते घटते नेगेटिव हो जाएगा ना, मिलते मिलते कम हो जाती है। इसलिए तो मैंने आपको बताया था, ये चीज याद होगा आपको कि अगर एमयू बटे में पी एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स ज्यादा है एमयू वाई अपॉन में पी वाई से, तो मैंने कहा था जो ज्यादा है तो उसी का उपभोग करो, क्योंकि ये जैसे जैसे उपभोग करेंगे किसी वस्तु का तो उसकी संतुष्टि लगातार कम होती रहेगी। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है, तो वही अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि सीमांत उत्पाद का नियम। तो ये भी वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो यार ना, चाहे वो परिवर्ती अनुपात का नियम बोले, चाहे आपसे वो लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पूछे, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोग उत्पाद का नियम पूछे, तो यार ना ये दोनों में ये लिखना है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारी एमयू पहले बढ़ेगी, फिर पीक पॉइंट पे अधिकतम होने के बाद नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वही चीज बताया गया। और अच्छा, एक चीज अगर आपसे पूछे कि भाई एक प्रोड्यूसर जो है वो कौन सी स्थिति में रहना पसंद करता है, तो याद रखना ना ही वो पहले में रहना पसंद करता, ना ही तीसरे में। वो कौन सी में रहना पसंद करेगा, तो याद रखना दूसरी सिचुएशन में, जो कौन सा है, जो है आपका डिमिनाइजिंग वाला, जो है कौन सा आपका डिमिनाइजिंग वाला, याद रखना। तो किस में रहना पसंद करेगा वो, तो स्टेज ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। किस में रहना पसंद करेगा, डिमिनाइजिंग रिटर्न में रहना पसंद करता है। पूछे भी क्यों, तो हम कहेंगे वो घटते हुए या ह्रासमान वाले में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि यहां पर उसे लाभ का लालच नहीं होगा और वो उतना ही उत्पादन करेगा, उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना वो बेचेगा। सुना चीज, यहां पर उसे लाभ का लालच नहीं रहेगा, ही इज नॉट इन अ ग्रीड ऑफ प्रॉफिट, वो उतना ही उत्पादन करेगा जितना उसे फायदा हो। ठीक है, बेचिए। हो गया भाई ये वाला भी आपका, वे कॉस्ट रह गया है, कल करवा दूंगा, बाहर अल्लाह भी हो रहा है और मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ो प्लीज, वीडियो शेयर कर दो भाई लोग, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कर देना। ठीक है, बाकी अब ऑलमोस्ट देखो पहले के 3 हो गए, डिमांड वाला भी बता ही दिया मैंने, सप्लाई का मैंने आज अपलोड कर ही दिया था, ये भी हो गया, एक कॉस्ट रह गया, एक फॉर्म मार्केट हो गया, कल बता दूंगा। और स्टैटिक्स में देखते हैं, मैंने मीडियन मोड अपलोड कर रखा है, मैंने प्राइस इंडेक्स करवा ही दिया है, उसका भी अपलोड कर ही दिया है मैंने। ठीक है, काल पीएसएन वाला सर ने अपलोड किया था कि नहीं किया था, मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, बाकी अच्छे से तैयारी करो भाई।